एक अंतरआयामी यात्रा के दौरान एक घटना के बाद 5 दोस्तों में आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। क्या वे अभी भी अपने पुराने सामान्य जीवन में वापस जा सकते हैं? आइए जानें। वर्ष 2007 में फिल्म में एक युवा रीड रिचर्ड्स ने करियर के दिन के दौरान अपनी कक्षा के साथ साझा किया कि वह मानव इतिहास में टेलीपोर्ट करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता है। इतनी कम उम्र में एक प्रतिभाशाली होने के नाते क्वांटम विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और टेलीपोर्टेशन तकनीक। वह आत्मविश्वास के साथ कक्षा को बताता है कि वह वर्तमान में अपनी खुद की टेलीपोर्टेशन मशीन बना रहा है जिसे बायोमीटर शटल कहा जाता है। बेन ग्रिम अगले व्यक्ति को अपने सपनों के करियर को साझा करने के लिए सामने बुलाया जाता है। वह बाद में अपनी नोटबुक में अलग अलग समीकरण पढ़ते हुए देखता है। ग्रिम बचाव दुकान पर रात। बेन पावर कन्वर्टर की तलाश करते हुए रीड को यह कहते हुए पकड़ लेता है कि उसे बायोमीटर शटल के लिए इसकी आवश्यकता है। वह तब बेन को मशीन दिखाने की पेशकश करता है यदि वह उसे मुफ्त में पावर कन्वर्टर देता है। रीड्स गराज में पहुंचकर, जो उनकी वर्तमान वर्कशॉप है, फिर फिनिशर टच सेट करने के बाद मशीन को खत्म करने में उनकी सहायता करने का फैसला करता है। रीड मशीन शुरू करता है और एक मिनी कार टॉय का परीक्षण के रूप में उपयोग करता है। आश्चर्य को मोड़ने के लिए सफलतापूर्वक मिनी को टेलीपोर्ट करता है कार का खिलौना कहीं और। लेकिन उनकी सफलता के कारण पड़ोस में बिजली की आपूर्ति भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिसके कारण वर्षों बाद एक विज्ञान मेले में ब्लैकआउट हो जाता है। रीड और बेन, जो सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं, टेलीपोर्टेशन मशीन का अपना नया संस्करण पेश करते हैं, जिसे अब साइमेटिक मैटर शटल कहा जाता है। बायोमीटर शटल के इस उन्नत संस्करण को पढ़ने के अनुसार न केवल कई चीजों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि उन्हें वापस भी ला सकते हैं। वे न्यायाधीशों के पैनल को एक मॉडल प्लेन का उपयोग करके एक लाइव प्रदर्शन दिखाते हैं, जिसमें एक बच्चे से उधार लिया गया पढ़ा जाता है। खिलौने को टेलीपोर्ट करने के पहले चरण में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही वे इसे वापस लेते हैं, यह एक छोटे से पावर सर्ज का कारण बनता है। बास्केटबॉल रिंग का कांच तोड़ना। रीड इसे बुरा नहीं मानने की कोशिश करता है, लेकिन पैनल अभी भी उन्हें अयोग्य ठहराते हैं। सौभाग्य से उनके लिए सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी रीड और बेन मशीन की परियोजना डॉक्टर वैज्ञानिक ने दोनों को बताया कि वे परीक्षण विषयों को अन्य आयामों में भी भेज रहे हैं। फ्रैंकलिन बताते हैं कि चीज़ों को अन्य आयामों में भेजना आसान हिस्सा है, फिर भी वे उन चीज़ों को वापस लाने में कभी कामयाब नहीं हुए और इस दिन हमने वही किया जो वे नहीं कर सके। वैज्ञानिक उसे अंतरआयामी यात्रा को क्रैक करने के लिए बधाई देता है। रीड अन्य आयाम की बात पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वह सोचता है कि वे परीक्षण विषयों को ग्रह पर कहीं भेज रहे हैं। तभी सू उसे रेत से भरी एक परखनली दिखाती है। वह वैसी ही है जैसी रेत उसे पहले हवाई जहाज के मॉडल पर मिली थी। वह कहती है कि उन्होंने पहले से ही रेत का बार बार विश्लेषण किया है, लेकिन इस समय पृथ्वी पर कुछ भी इन कणों से मेल नहीं खाता है। फ्रैंकलिन अगले दिन बैक्स्टर फाउंडेशन में पूरी छात्रवृत्ति पढ़ने की पेशकश करता है, फिर नींव में जाने में मदद करता है और अपनी उपयोगिता स्विस चाकू को पढ़ता है। वर्तमान, वह इस बात से निराश लगता है कि केवल पढ़ने वाले को छात्रवृत्ति मिलती है, फिर भी वह अपने सबसे अच्छे दोस्त पर गर्व महसूस करता है। कुछ समय बाद रीड लाइब्रेरी में सू से मिलता है। वह उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, उसे अपनी पसंदीदा किताब कैप्टन निमो दिखाते हुए। लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। सू मानती है कि वह सोचती है कि प्रसिद्धि के लिए अपनी रचना का पुनर्निर्माण करती है, जिससे वह इनकार करती है और तर्क देती है कि वह क्या चाहती है खुद करना है। सू उसे कप्तान निमो कहता है, उसे इसके लिए प्रोत्साहित करता है और चला जाता है। फ्रैंकलिन एक कथित नई दुनिया के अभियान के बारे में बोर्ड के साथ बैठक कर रहे हैं। वह समझाता है कि यदि वे इस नई दुनिया तक पहुंचते हैं, तो वे इसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और शायद अपने ग्रह को बचाने का एक तरीका भी खोज सकते हैं। लेकिन दस्तावेजों को स्कैन करने पर एक सरकारी वैज्ञानिक डॉक्टर हार्वे विक्टर वॉन डूम नाम के व्यक्ति का नाम देखता है और इस पर सवाल करता है, क्योंकि यह पता चलता है कि इस विजेता ने फ्रैंकलिन के सभी डेटा सर्वरों को छोड़ने से पहले एक बार जला दिया था, लेकिन वह अभी भी आदमी को दूसरा मौका देने को तैयार है, क्योंकि विजेता में बहुत क्षमता है। यह वादा करते हुए कि वह व्यक्तिगत रूप से विजेता फ्रैंकलिन की देखरेख करेंगे, बोर्ड को आश्वासन देते हैं कि वे नई दुनिया में पहुंचेंगे। बैठक के बाद वह विक्टर के पास जाता है और पहले विजेता के मना करने पर उसे अनुसंधान दल में भर्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन यह जानने पर कि सू टीम का हिस्सा होगा, वह वापस बैक्स्टर फाउंडेशन में अपना विचार बदलता है। सू को पढ़ता है और अन्य बड़े पैमाने पर काम करना शुरू करते हैं। रीड डिज़ाइन के आधार पर टेलीपोर्टेशन मशीन ब्लूप्रिंट को देख रही है। सू का कहना है कि अपने प्रयोगों के दौरान पहले वह अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में छेद कर रहा था।
जो ब्लैक होल का कारण बन सकता है और पूरे ग्रह को निगल सकता है। इस पढ़ने को सुनकर खुशी होती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ समय बाद फ्रैंकलिन और विक्टर पहुंचे, दोनों को पढ़ने और मुकदमा करने और विजेता को पढ़ने, चित्र और समीकरण खोजने के लिए मुकदमा करते हुए देखकर फ्रैंकलिन ने दो लोगों को एक दूसरे से मिलवाया और रीड को बताया कि विजेता ही विजेता है। जिसने वहां परियोजना शुरू की वह मुकदमा करता है और विजेता दिखाते हैं कि वे दूसरी दुनिया से ली गई एक छवि पढ़ते हैं। फ्रैंकलिन उन्हें बताता है कि इस नए ग्रह का उपयोग अपने स्वयं के ग्रह को बचाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन विजेता को नहीं लगता कि पृथ्वी को बचाया जाना चाहिए। निराशावादी होना वह है। सू से बदले में डॉक्टर कयामत कहते हैं। फ्रैंकलिन बताते हैं कि पुरानी पीढ़ियों की गलतियों को नई पीढ़ियों द्वारा ठीक किया जा सकता है और यह नई दुनिया बेहतर के लिए पृथ्वी को बदलने का उनका मौका है। बेशक तीन युवा प्रतिभाएं सहमत होने में संकोच नहीं करती। हालांकि विक्टर चाहता है कि वे कहीं और नई दुनिया में जाने के लिए टीम बने। उसके पिता उसे अस्पताल से लेने ले जाते हैं, अभी भी इस अविश्वास में कि जॉनी फिर से दौड़ रहा है। तार के अंदर दोनों का तर्क है कि जॉनी अपनी क्षमता को बर्बाद कर रहा है। उसके पिता के अनुसार उसके कारण मूर्खतापूर्ण चीजें हैं। फ्रैंकलिन उसे बताता है कि जब तक वह उसके लिए काम नहीं करता तब तक उसे अपनी कार वापस नहीं मिलेगी। जॉनी अपने पिता के साथ आता है। इस समय बैक्स्टर फाउंडेशन पूरी शोध टीम आखिरकार दिन ब दिन पूरी होती जा रही है। वे सभी समय के साथ निर्माण पर, सूट निर्माण और जॉनी के निर्माण पर मुकदमे को पढ़ने और जीतने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। चारों भी बंधने लगते हैं, विशेष रूप से पढ़े कि समूह में कौन तकनीकी रूप से नया है, क्योंकि सू, जॉनी और विक्टर पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। अंत में जिस दिन टीम ने टेलीपोर्टेशन मशीन का निर्माण पूरा कर लिया है वह आ गया है और वे उस रात बाद में इसे क्वांटम गेट कहते हैं। रीड ने बेन को मशीन की एक तस्वीर भेजी जो उसने उसके लिए किया है, उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। उसके बाद उन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। यह देखकर विजेता ईर्ष्या करता है और कहता है कि वह गैर पेशेवर हो रहा है, लेकिन रीड की बात सुनकर उसका मूड बदल जाता है। वे पहले ही क्वांटम गेट की प्रणाली के साथ समाप्त हो चुके हैं। पहले दिन हार्वे और बोर्ड बैक्स्टर फाउंडेशन में पहले जैविक परीक्षण के लाइव प्रदर्शन को देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने एक बंदर को एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया और वीडियो फीड में देखे कि दूसरी दुनिया, जिसे वे ग्रह शून्य कहते हैं, कैसी दिखती है। बंदर की सफल वापसी की तरह क्वांटम गेट का उपयोग करके अंतरआयामी यात्रा प्रभावी और सुरक्षित साबित होती है। फिर हार्वे मशीन बनाने के लिए टीम को बधाई देता है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए सरकार उनके बजाय अभियान के लिए नासा से लोगों को भेजेगी। निर्माता देख रहे हैं कि वे कितने निराश हैं। फ्रैंकलिन ने उनसे वादा किया कि जब सू अपने पिता का पीछा करेगी तो वह बोर्ड को अपना मन बदलने के लिए मना लेंगे। इस समय तीन लोग दूसरों से छिपकर पीते हैं। शराब के नशे में रीड विक्टर और जॉनी को आश्वस्त करता है कि उन्हें दूसरी दुनिया में जाना चाहिए और वहां अपनी छाप छोड़नी चाहिए, इससे पहले कि कोई और उस पहले व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे जो उसे अपने सपने को पूरा करने में मदद करता है। बेन को उनके साथ जुड़ने के लिए कहता है, जो कुछ ही समय बाद वहां पहुंच जाता है। नीव और अभियान के लिए उनके साथ एक साथ सूट करता है, क्योंकि चार आदमी फली में घुस जाते हैं जो कार्यालय में काम कर रहा है। चेतावनी दी गई कि क्वांटम गेट सक्रिय हो गया है। वह स्थिति के बारे में अपने पिता को सूचित करते हुए तुरंत प्रयोगशाला में जाती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो चार पुरुषों को पहले से ही ग्रह शून्य पर दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। चारों पुरुष विस्मय में हैं। इस दुनिया की धरती पर पहली बार कदम रखते ही जब अमेरिकी झंडा पड़ते हैं और फिर लगाते हैं तो जमीन थोड़ी टूट जाती है और उन्हें उसके नीचे एक चमकती हुई हरी रोशनी दिखाई देती है। फिर वे उस स्थान की जांच करते हैं जहां विजेता को लगता है कि ऊर्जा अभिसरण कर रही है। यह जानने के बाद कि उन्हें एक क्लिफ से नीचे जाने की जरूरत है, जॉनी अंका बनने के लिए शीर्ष पर रहने का फैसला करता है, क्योंकि तीन चोर वहां नीचे अपना हाथ रखते हुए एक हरे रंग का लावा जैसा पदार्थ देखते हैं। विक्टर को पता चलता है कि यह एक शारीरिक उत्तेजना का जवाब दे रहा है, क्योंकि विजेता अपने हाथ को और अधिक डुबो देता है। पदार्थ फट जाता है। जमीन को फटने के कारण तीन आदमी रस्सी पर वापस दौड़ते हैं और तुरंत चढ़ते हैं, जॉनी अपने वजन का समर्थन करते हुए। हालांकि रस्सी पर लटका हुआ विजेता उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हरे रंग का पदार्थ विजेता तक पहुंचता है, क्योंकि यह विजेता के ऊपर फैलता है। बॉडी रीड ने गलती से मामले को बदतर बनाने के लिए उसे जाने दिया। पदार्थ उसकी रस्सी से पिघल जाता है, जिससे विजेता वापस सतह पर गिर जाता है और कोई अन्य विकल्प नहीं पड़ा जाता है और बेन चढ़ाई जारी रखता है और जॉनी के साथ वे अपने पॉड्स के अंदर वापस चले जाते हैं। हालांकि रीएंट्री काम नहीं कर रही है, इसलिए रीड उन्हें वापस धरती पर नहीं भेज सकता है। सौभाग्य से उनके लिए
सू बस उनके संकेत वापस प्राप्त करता है और उनकी पुनः प्रविष्टि को मैन्युअल रूप से ओवरराइड करके उनकी मदद करता है। वो सफलतापूर्वक उन्हें वापस टेलीपोर्ट करती है, लेकिन इससे पहले नहीं कि जॉनी आग की लपटों के आगे झुक जाए और बेन चट्टानों से टकरा जाता है। उनकी वापसी का प्रभाव एक सदमे की लहर का कारण बनता है जो आपको नीचे गिरा देता है और पूरे शहर में ब्लैकआउट का कारण बनता है। जब पढ़ने के बाद होश आ जाता है, वह तुरंत जॉनी को जलता हुआ देखता है। इसके कारण वह बेन की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उसके पैर एक खंभे से चिपक जाते हैं क्योंकि वह बेन को अपने सबसे अच्छे दोस्त की आवाज की दिशा में क्रॉल करते हुए सुनता है। वो यह सोचकर चट्टानों के ढेर तक पहुंचता है कि बेन अंदर दबा हुआ है, उसे वहां से बाहर निकालने के वादे पड़े, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह अपने पैरों को असामान्य रूप से फैला हुआ देखता है जहां से वे खंभे से टकराते हैं, फिर से बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन एरिया 57 में वैज्ञानिक अब्रीड के फैले हुए शरीर की जांच कर रहे हैं। वह तुरंत अपने दोस्तों की तलाश करने लगता है। वह धीरे धीरे भावुक हो जाता है, इसलिए वैज्ञानिक उसे फिर से सुला देता है। उसी समय फ्रैंकलिन पहले अपने बच्चों को देखने आता है। उसे मुकदमा करने के लिए लाया जाता है जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम में और बाहर जा रहा है। अच्छी बात यह है कि उसके विटल्स सभी स्थिर हैं। फिर वह जॉनी को देखता है, जो जॉनी के जागने पर अभी भी जल रहा है। वह घबराने लगता है और एक विस्फोट करता है। वह अपने पिता को दया की दृष्टि से देखते हुए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से उठता है और यहाँ बेन अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए पुकार रहा है। वह अपनी भुजाओं को उनकी सामान्य लंबाई तक कम कर देता है और वेंट के माध्यम से जाता है। पड़ी गई ग्रिल्स के माध्यम से देखता है कि बेन इस समय एक मानव चट्टान में बदल गया है। पूरी सुविधा को नरकत से बचने के लिए सतर्क किया जाता है, यह वादा करने के बाद कि वह यह पता लगाएगा कि क्या हल करना है। उनके साथ हुआ रीड अकेले ही भागना जारी रखता है क्योंकि यह अंतरायामी यात्रा के दौरान दुर्घटना का पता चलता है। बाद में उन्हें अद्वितीय क्षमता देता है। हार्वे बेन से मिलता है और उसे यह सोचने में मदद करता है कि रीड ने उन्हें छोड़ दिया है। फिर वो कहता है कि सरकार और क्षेत्र 57 उनके साथ जो हुआ उसे ठीक करने का एक तरीका खोज सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अपनी सेवा में मदद की आवश्यकता होगी। केवल 1 वर्ष के बाद अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होने के बाद अब बेन, जॉनी और सू सरकार के लिए महान उपकरण बन गए हैं। विशेष रूप से बेन हार्वे पेंटागन के साथ इस पर चर्चा करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को बेन, जॉनी की पसंद में बदलने का लक्ष्य रखते हुए एक और क्वांटम गेट परियोजना का प्रस्ताव देते हैं और 57 जॉनी और मुकदमा पर मुकदमा करते हैं। इस बारे में बहस करते हैं कि उन्हें अपनी नई क्षमताओं के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन सू का मानना कि उन्हें वहीं रहना चाहिए और ठीक होने से पहले इंतजार करना चाहिए, यह इंगित करते हुए कि वह एक उपकरण के रूप में व्यवहार नहीं करना चाहती। इस बीच हार्वे पेंटागन से अपने दोस्तों के साथ आता है और उन्हें क्वांटम गेट दिखाता है। वहां वह उन्हें फ्रैंकलिन से मिलवाता है, जो अब व्यक्तिगत रूप से हर दिन प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं। मशीन को व्यक्तिगत रूप से देखकर जनरल अंततः बदले में परियोजना को अपना समर्थन देने के लिए सहमत होते हैं। मैदान पर बेन और जॉनी का अधिक उपयोग करने के लिए यह सुनकर फ्रैंकलिन को सरकार द्वारा अपने किसी भी बच्चे को मात्र उपकरण के रूप में उपयोग करने का विचार पसंद नहीं आया। वह सू से बात करता है और उसे बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वह केवल एक ही है जो जानता है कि कैसे क्वांटम गेट काम करने के लिए जितनी जल्दी वे सक्रिय होते हैं उतनी ही जल्दी वे उन चारों के लिए एक इलाज ढूंढ सकते हैं और उनका जीवन अंततः सामान्य हो जाएगा। संगीत डालने के बाद बेन के बारे में अपडेट किया गया। वह धैर्यपूर्वक दृश्य को आगे बढ़ाने के लिए नरकिट की प्रतीक्षा करती है, फिर उसके लिए बदल जाती है। अलग दिखने के लिए उसके चेहरे को मोर्फ करके एक और धातु स्क्रैप खरीदती है। रीड स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम रहा है बिना किसी को पहचाने कि वह अपना खुद का क्वांटम गेट बनाने के लिए स्क्रैप धातु इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह एक कंप्यूटर का उपयोग करता है, सू उसे ट्रैक करने का प्रबंधन करता है क्योंकि वह कोड नाम कप्तान निमो का उपयोग कर रहा है। उसके बाद क्षेत्र 57 पर कब्जा करने के लिए एक टीम भेजता है। जब वह आने वाले घुसपैठिए से सतर्क हो जाता है तो वह तुरंत जंगल की ओर भागता है, लेकिन सैनिकों को यह एहसास नहीं होता है कि रीड जानता है कि उसकी लड़ने की क्षमता का उपयोग कैसे करना है जिससे वे उसे पकड़ने के लिए संघर्ष कर सकें। हालांकि आश्चर्य पड़ने के लिए वे बेन को पकड़ने के लिए तैनात करते हैं। वह अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेन सुनने से इनकार कर देता है और उसे प्लेन बैक पर हेडबट देता है कि रीड बेन को छोड़ने के लिए माफी मांगता है और अन्य वादे पड़ते हैं कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन जैसा कि पता चला, बेन जानता है कि हार्वे उन्हें ठीक नहीं करना चाहता।
सरकार उन्हें बेहतर पसंद करती है जब उनके पास उनकी क्षमताएं होती हैं, क्योंकि बेन और अन्य एक हथियार के रूप में अधिक उपयोगी होंगे जब वे एरिया 57 में पहुंचेंगे, मुकदमा पढ़ने के लिए बातचीत करेंगे और गेट को ठीक करने में उनकी मदद करने के लिए उन्हें आश्वस्त करेंगे। उसे यह बताते हुए कि यह उसके काम में बदलाव लाने का मौका है, वह अंत में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और क्वांटम गेट को टेलीपोर्टेशन ट्रायल के दौरान लगभग तुरंत काम करने के लिए शून्य पढ़ने की योजना बनाने के लिए बनाता है और जॉनी एक दूसरे को फिर से देखते हैं और बेन के विपरीत। जॉनी को पढ़ने के लिए कोई सख्त भावना नहीं है क्योंकि चालक दल दूसरी दुनिया में कदम रखता है। वे देखते हैं कि एक आदमी उनके पास आ रहा है और यह विजेता के अलावा कोई नहीं है। वे सभी आश्चर्यचकित हैं कि वह ग्रह शून्य पर लंबे समय तक जीवित रहने का प्रबंधन करता है। चालक दल विजेता के पास जाता है और हार्वे उन्हें तुरंत पृथ्वी पर वापस आने का आदेश देता है क्योंकि विजेता की जांच की जाती है। उन्हें पता चलता है कि उनका सूट पहले से ही उनके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हार्वे ने उन्हें बताया कि वे इस पर काम करेंगे और बदले में उन्हें यह बताने में मदद करेंगे कि वे ग्रह शून्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। विक्टर के अनुसार जगह उन्हें जीवित रखती है और उन्हें अपार शक्ति देती है। बस फिर वह टेलीपैथिक रूप से बाद में कमरे में सभी को मार डालता है। विक्टर बाहर जाता है और अपने रास्ते में सभी को मारता है क्योंकि अलार्म बंद हो जाता है। बेन पढ़ता है और पूछता है कि क्या वह फिर से भागने की कोशिश कर रहा है, जिस पर रीड कहते हैं। दूसरी तरफ जॉनी और सू एक दूसरे के सामने आते हैं और अपने पिता फ्रैंकलिन की तलाश शुरू करते हैं, जो वास्तव में इस समय विजेता को ग्रह शून्य पर वापस जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विजेता के पास रहने की कोई योजना नहीं है। जॉनी और सू आते हैं और देखते हैं कि वह अपने पिता को कैसे मारता है। पढ़ें। फिर बेन के साथ विजेता से बात करने की कोशिश करने वाले दृश्य पर आता है, जो बस टेलीपैथिक रूप से उसे अपने मरने वाले शब्दों में दूर कर देता है। डॉक्टर फ्रैंकलिन अपने बच्चों को याद दिलाते हैं कि जैसे ही विजेता शून्य ग्रह पर आता है, वह एक दूसरे की देखभाल करना शुरू कर देता है। वह एक भावर बनाने के लिए क्वांटम गेट को ओवरलोड करना शुरू कर देता है, जो पृथ्वी से दूसरी दुनिया में सब कुछ खींच लेगा। अपने पिता की मृत्यु के बारे में गुस्से में जॉनी शून्य पर योजना बनाने के लिए पोर्टल पर जाता है और मुकदमा उसके पढ़ने और मोड़ने के चारों ओर एक बल्क क्षेत्र बनाता है ताकि वे यह देख सके कि भावर कैसे काम करता है। पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी से मामला केवल ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। इसे बंद करने का तरीका स्रोत को ही रोकना है, जो विजेता है। जॉनी और बेन अलग अलग हमला करते हैं, लेकिन विजेता को उन्हें नीचे गिराने में जरा भी पसीना नहीं आता। उसने बेन पर बड़ी चट्टानों पर हमला करते हुए जॉनी को छोटी चट्टानों और मिट्टी से ढक दिया ताकि उसकी आग बुझ जाए, जिससे उसका हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। इस बीच सीयू एक विशाल बल्क क्षेत्र बनाता है जो पृथ्वी से मलबे को क्वांटम गेट में गिरने से रोकता है। यह देखकर विजेता यह पता लगाने के लिए रेत और छोटी चट्टानों को भी खोजती है कि सू कहाँ छिपी है, क्योंकि कण उसके चारों ओर बल्क क्षेत्र को घेर लेते हैं। वजन उसके गिरने का कारण बनता है। रीड इसके बारे में फिर से विजेता से बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह नहीं सुन रहा है और रीड को उसे कयामत कहने के लिए कहता है। हरे रंग के पदार्थ को नरकेट के शरीर में फैलाता है और इसे पुराने रबर की तरह ढीला कर देता है। मुकदमा फिर सीधे कयामत पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। अपने दोस्तों को पीड़ित और मरते हुए देखकर अपनी ताकत बढ़ा ली और अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। वह कयामत पर हमला करता है और जब कयामत चट्टान से उठती है तो उसे एक चट्टान से फेंक देता है। फिर उसे ध्यान भटकाने के लिए एक विशाल चट्टान फेंकता है। फिर सू उसे एक बल्क क्षेत्र के अंदर फंसा देता है, जहां वह जॉनी की लपटों के आगे घुटने टेक देता है। जैसे ही कयामत बाहर निकलती है, सू का बल्क क्षेत्र उसके साथ हाथ से हाथ की लड़ाई में संलग्न है और आश्चर्यचकित करने के लिए यह बेन के रूप में सिर्फ एक और मोड़ है। सीओक्स की मदद से अदृश्यता से बाहर आता है और क्वांटम गेट पर बर्बाद हो जाता है और उनके हमले के अंतिम